नमस्कार। श्वेता कहाँ? श्वेता शुरू हो गया, आजा। ओ 6:50 हो गए। श्वेता आजा 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 आजा। मुझे पता ही नहीं चला 6:50 हो गए। तो स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं लेकर हर वो खबर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो पेज 3 की खबर हो, यानी कि अखबार पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। देश दुनिया, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स सब कुछ आपको हमारे इस बुलेटिन में मिल जाएगा। यानी कि आप बने रहिए हमारे साथ, 1 घंटे तक हर वो खबर आपको बताएंगे। और जाहिर सी बात है, आप भी उठिए और एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। नया साल आया, ओ दीपिका, खोई ये हुई तो थी नया तुम। साल आने वाला होता है ना, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। ऊपर से इस बार तो वीकेंड पे नया साल आ रहा है, यानी हर कोई मस्ती के मूड में है। मैं तो बहुत ज्यादा मस्ती की मूड में हूँ। वीकेंड में मेरी छुट्टी भी है। मेरी नहीं है। मैं फुल एंजॉय करने वाली हूँ न्यू ईयर। आप लोग भी अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ अपना नया साल मनाइए, प्लानिंग करिए कि क्या करना है। लेकिन पहाड़ों पर अगर जाने की आप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि देखिए जिसे घूमने फिरने का शौक है वो तो जाएंगे पहाड़ों पर, और जो हमारी तरह फिटनेस फ्रीक है वो जिम में। लेकिन पहाड़ों पर कैसी हालत हो गई है, क्योंकि हर कोई अभी यही चाह रहा है कि न्यू ईयर मनाने के लिए, क्योंकि वीकेंड है तो वो पहाड़ों पर पहुंच जाए। लेकिन पहुंचना मुश्किल हो रहा है ट्रैफिक की वजह से। देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल के टूरिस्ट सेंटर्स न्यू ईयर के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। शिमला, मनाली, सोलन, चाल और कसौली में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन पूरी तरह फुल चल रही है। ट्रेन में 15 जनवरी तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है और 300 से ज्यादा की वेटिंग है। लगभग 300 का वेटिंग लिस्ट चल रहा है और एडवांस बुकिंग भी करवा चुके हैं। तो कितनी कब तक है एडवांस बुकिंग? 15 जनवरी तक बिल्कुल पैक है। हर दिन हजारों सैलानी छुट्टियां मनाने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं। टॉय ट्रेन लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। क्या प्लान है शिमला के लिए? न्यू ईयर पे क्या क्या करेंगे? Not much. We'll go to Jaku Temple, advanced studies, probably Kufri, and whatever place we can go. कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर फिलहाल 14 टॉय ट्रेन और 2 रेल मोटर कार चल रही है। टूरिस्टों को टॉय ट्रेन का सफर खूब पसंद आ रहा है। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से न्यू ईयर में टूरिस्ट सेंटर सूने थे, लेकिन इस साल पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की चांदी है। तो पहाड़ों पर भीड़ भाड़ से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस भीड़ भाड़ में कई सारे हादसे भी हो जाते हैं दीपिका। बिल्कुल संभल कर चलना होगा। और इस बीच एक ब्रेकिंग आ रही है श्वेता। बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना में कई गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकरा गई हैं। कोहरे की वजह से हादसा हुआ है। चीन में भी भयंकर कोहरा देखने को मिल रहा है, ठंड पड़ रही है और ऐसे में वहां पर भी हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल सेंट्रल चीन की हम बता रहे हैं आपको, 1-2 नहीं बल्कि 200 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। बहुत ही भीषण अपने आप में यह हादसा हुआ है और ठंड हर तरफ पड़ रही है। कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। ऐसे में आप लोग भी अगर अपने घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा अपने आप को स्लो मोशन में रखिएगा। कहीं भी पहुंचने की जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ऐसे हादसों से ही सबक लिया जा सकता है। चाइना की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेंट्रल चीन में आपस में 2 गाड़ियां बैक टू बैक टकरा गई। ये देखिए और मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। भगदड़ कैसे मची, पुलिस इसकी जांच और आगे की कार्रवाई में जुटी है। और अब खबर, एक और दिलचस्प खबर आपको बताते हैं, जिसमें राम के समान आखिर कैसे हो सकता है कोई, क्योंकि राम जो है वो हर हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं, हर किसी के रोम रोम में बसते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि दिल में राम बसते हैं तो दिल को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। ऐसे में बहुत जरूरी है आप कार्डियो एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें। और हम भी अब थोड़ी सी बाहर जाते हैं, क्योंकि आज फॉग नहीं है दिल्ली में। आपके शहर का क्या हाल है आप भी हमें बताइएगा ट्विटर के जरिए। लेकिन फिलहाल बाहर चलते और आप देखिए 2 मिनट में इस रिपोर्ट को। राहुल गांधी की तुलना श्री राम से करके सलमान खुर्शीद चौतरफा घिरे तो बैकफुट पर आ गए। लेकिन कांग्रेसी नेता बार बार विवाद की आग में घी डालने में लगे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राजेश तिवारी ने सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि बीजेपी का चरित्र रावण की तरह है। रावण के जैसा चरित्र जो है, अहंकार जिसके अंदर है, जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम करता है, चाहे वो महंगाई के माध्यम से हो, चाहे वो बेरोजगारी के माध्यम से हो, चाहे जाति या धर्म के नाम से लड़ाने का माध्यम हो, इसलिए उनकी जो भूमिका जो है वो रावण की तरह भूमिका है। तो सही कहा है वो। राजेश तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी राम की तरह काम कर रहे हैं। इससे पहले अपनी सफाई में सलमान खुर्शीद ने भी कहा था कि राहुल गांधी राम के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि बीजेपी रावण के रास्ते पर चल रही है।
हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सलमान खुर्शीद के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था, लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेसी नेता राम रावण का विवाद खत्म करना चाहते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला अब और तेज कर दिया है। रशियन आर्मी ने बखमुट इलाके में ह्यूमन वेव अटैक शुरू कर दिया है। इस तरह के हमले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होते थे। वहीं पूर्वी यूक्रेन में भी लड़ाई तेज हो गई है। डोनेस्क और लुहांस्क में रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए यूक्रेनी आर्मी जुटी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच खेरसोन की लड़ाई फिर तेज हो गई है। यूक्रेन ने 40 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की सैन्य गाड़ियों पर कामकाजी ड्रोन से हमला किया है, जिसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। उसके तुरंत बाद रशियन आर्मी ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यूक्रेनी टैंक को उड़ा दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि पहले यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी जवानों को सरेंडर करने का ऑफर दिया और जब रूसी सैनिकों ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, तब उन पर यूक्रेनी आर्मी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें टैंक पर सवार सभी रूसी सैनिकों की मौत हो गई। रूस और बेलारूस के बीच ये मिलिट्री प्रैक्टिस ताबड़तोड़ जारी है। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास सर्द तापमान में भी जारी है। रशियन आर्मी और बेलारूस की सेना संयुक्त अभ्यास में जुटी हुई है और अपने अभियान को अंजाम दे रही है। हथियारों से दनादन गोलियां बरसाई जा रही हैं। वहीं टैंकों के जरिए गोले बरसाए जा रहे हैं तो लॉन्चर के जरिए रॉकेट दागे जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के साथ चल रहा रूस का नौसेना अभ्यास भी खत्म हो गया है। दोनों देशों के बीच सी इंटरसेक्शन 2022 नाम से पूर्वी चीन सागर में नौसेना का अभ्यास चल रहा था, जिसमें रूस और चीन की आर्मी ने डेमो पनडुब्बी को निशाना बनाया, जिसमें आर्टिलरी फायरिंग की गई, गोले बरसाए गए और विमान रोधी मिसाइलों से हमला किया गया। रूस और चीन ने अभ्यास के दौरान 10 बार प्रैक्टिस की। तो देखिए, हम भी बाहर एंटर कर चुके हैं और युद्ध में ड्रोन एंटर कर चुका है और ये जो ड्रोन हथियार है ना, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक इस वक्त साबित हो रहा है। ऐसा मानते हैं कि जो नए एज का युद्ध है, जितने भी वॉर है ना, वो काफी कुछ ड्रोन के जरिए डिसाइड होंगे और इंडिया में भी अब ड्रोन का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है अपराधियों को पकड़ने के लिए। मेरठ में तो ड्रोन के इस्तेमाल से ही जहर को बाजार में आने से रोक दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। ये किसी फिल्म के लिए कैप्चर किया गया लॉन्ग शॉट नहीं है, बल्कि यूपी पुलिस की हाईटेक तैयारी है अवैध कच्चे शराब के कारोबारियों पर नकेल कसने की। तस्वीरें मेरठ के हस्तिनापुर से सामने आई हैं, जहां अवैध शराब का धंधा करने वाले माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और हजारों लीटर की अवैध शराब को नष्ट कर दिया। दरअसल हस्तिनापुर के खादर में खेत के बीचों बीच छिपा कर रखी गई अवैध शराब को वैसे तो पकड़ना काफी मुश्किल है, लेकिन मेरठ पुलिस ने ड्रोन की मदद से इस नामुमकिन कार्रवाई को पूरा किया और अवैध शराब के अड्डों तक जा पहुंची। पुलिस की माने तो हस्तिनापुर इलाके में कुछ ऐसी जगहें भी थीं जहां जाकर भी ये पता करना मुश्किल होता था कि आखिर अवैध शराब बनाने का काम चल कहां रहा है, लेकिन ड्रोन की मदद से इस अवैध शराब की भट्टियों का पता लगाना काफी आसान हो गया है। ड्रोन के माध्यम से जो दूरस्थ इलाके होते हैं उनकी निगरानी की जा रही है और इसमें कई सफलता भी मिली है। जैसे हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में कुछ शराब की जो भट्टियां थी उनको नष्ट किया गया है। इस बीच कोरोना दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ पैर पसार रहा है दीपिका, और बहुत डराने वाली बात है, इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। अमेरिका में कोरोना बच्चों को बहुत तेजी के साथ अपना शिकार बना रहा है। 2.25 लाख बच्चे पिछले 1 महीने के दौरान इन्फेक्टेड पाए गए हैं, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वाकई बहुत डराने वाला आंकड़ा है। यानी कि ये जो नया वेरिएंट है कोविड का, वो हर किसी के लिए खतरनाक हो रहा है। ऐसे में बच्चों का भी खास तौर पर ऐसे वक्त में ख्याल रखना होगा, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा। अपनी हेल्थ को आप मजबूत करिए, अपनी इम्यूनिटी को आप लोग स्ट्रांग करिए ताकि इस घातक बीमारी से बचा जा सके। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर ये, अमेरिका में तेजी के साथ कोरोना पैर पसार रहा है। पिछले 1 महीने में 2.25 लाख बच्चे इन्फेक्टेड पाए गए हैं और पिछले अगर 1 हफ्ते की हम बात करें तो 48,000 के करीब जो बच्चे हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है और बड़ी बात यह है दीपिका कि अमेरिका में ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देशों में इस तरह के हालात हो रखे हैं, चीन में भी हैं और हमारे देश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए सबसे ज्यादा जो सावधानी बरतने की जरूरत है वो है डायबिटिक पेशेंट्स को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, डायबिटिक पेशेंट्स को जो है वो सैर पर जाने की जरूरत है, लेकिन देखा जाए तो सैर पर हर किसी को जाना चाहिए। आपका इस
स्टेमिना अच्छा होता है, आपको ब्रीथिंग में इश्यू नहीं आते, लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो क्या करें, वो तो शहर में निकलेंगे, साथ साथ प्रदूषण भी अपनाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से मास्क आप लोगों को लगाकर चलना होगा, यानी कि सैर पर भी निकलेंगे, वॉक पर भी निकलेंगे, तो आप फेस पर मास्क जरूर लगाएं ताकि कोविड से भी बचे, पोल्यूशन से भी बचे। लेकिन अगर वक्त पर चीन के लोगों ने मास्क लगा लिया होता तो आज ऐसी नौबत ना आती। कैसी नौबत, विनीत दिखाइए। चीन में कोरोना का विनाशकारी तांडव जारी है। हालत यह है कि क्वारंटीन सेंटर मुर्दा घर बन गए हैं और फ्यूनरल होम में लाशों का अंबार लगा है। चीन के शेनयांग सिटी के क्वारंटीन कैंप और फ्यूनरल होम का वीडियो सामने आया है, जहां मोर्चरी की तरह लाशों का ढेर नजर आ रहा है। तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। शंघाई के हॉस्पिटल और कोविड केयर सेंटर से भी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ कम्युनिटी और फैमिली डॉक्टर के भरोसे सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। इलाज नहीं मिलने से संक्रमित मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। चीन में वायरस का खूनी कहर ऐसा है कि शमशान 3 जनवरी तक फुल हो चुके हैं। शवों के अंतिम संस्कार के लिए कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ रही है। वायरस के भीषण प्रहार के सामने जिनपिंग सरकार बेबस नजर आ रही है। दहशत का आलम यह है कि लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। एयरपोर्ट में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। तो देखिए, दवाइयां तो आपको बचाएंगी ही, लेकिन साथ में मजबूत इम्यूनिटी भी आपको कोविड से लड़ने में जरूर बचाएगी। सबसे बड़ी बात है कि कोविड अब बहुत ऐसे देश हैं जहां पर पहुंच चुका है, वहां पर लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। जो फ्लाइट चीन से पहुंची है इटली, वहां पर आधे पैसेंजर दीपिका बताए जा रहे हैं कोविड पॉजिटिव पाए गए। ब्रिटेन में भी नई वेव आ गई है। ऐसे में आपको दिखाते थे सिर्फ 2 मिनट में और क्या कुछ दुनिया में चल रहा है। भीषण आग का ये वीडियो इराक के इरबिल शहर का है, जहां 2 दिन पहले एक ऑयल रिफाइनरी में भयंकर आग लगी थी, जिस पर अब जाकर काबू पाया गया है। लेकिन इरबिल ग्वेर रोड पर रिफाइनरी में लगी आग को बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स घायल हो गए। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं लग पाया है। इरबिल के मेयर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हालात अब नियंत्रण में हैं। जिंदगी की ये जंग उन लोगों की है जो बाढ़ में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिन्हें डिजास्टर टीम रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर रही है। कुदरत का यह कहर फिलीपींस पर टूटा है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि सैलाब ही आ गया है। बाढ़ में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26 लोग लापता हैं, तो 4 लाख लोग सैलाब से प्रभावित हुए हैं। बवंडर का ये वीडियो बोलीविया के अल अल्टो से आया है। यहाँ पर जब ये बवंडर उठा तो इसे देखने के लिए लोग यहाँ पर जमा हो गए और इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। साल 2019 के बाद पहली बार यहाँ पर इस तरह का टोर्नेडो उठा है। बताया जा रहा है कि बवंडर की वजह से कुछ हिस्सों में नुकसान भी पहुंचा है। पायलट के रेस्क्यू की यह तस्वीर अमेरिका के मैरीलैंड की है, जो एक बर्फीले नाले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद वो डूबने लगा था। 2 स्थानीय लोगों ने पायलट को बचाने के लिए इसमें कूद गए और कश्ती के जरिए पायलट को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश होने से पहले एक घर से टकराया था, उसके बाद पानी में गिर गया। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कल ढाका में देश की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। बांग्लादेश में ये मेट्रो सेवा जापान ने फंड की है। इस मौके पर जापान के राजदूत किमिनोरी इवामा और इचिगोची तोमोहाइड भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने टिकट खरीदकर मेट्रो में सफर भी किया और कहा कि मेट्रो सर्विस बांग्लादेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। वाह दीपिका, तो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है कि बांग्लादेश तो रोज तरक्की की नई भारत दिख रहा है। अब तो मेट्रो चलनी भी शुरू हो गई है और इसके अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वाकई बांग्लादेश की सेहत को सुधार दिया है, जैसे मैं और दीपिका सुधार रहे हैं अपनी सेहत। बिल्कुल, और मेहनत का कोई देखिए तोड़ नहीं होता। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका देश भी स्वस्थ रहेगा, आपकी सेहत भी स्वस्थ रहेगी। ऐसे में आगे की खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बिहार में जो हेल्थ है, राज्य की जो सेहत है, वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश बाबू एक तरफ बात कर रहे थे कि राज्य को क्राइम फ्री कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ है बिहार में, 1 मिनट में दिखाते हैं। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। सुशासन सरकार में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दूसरी तरफ अपराधी तान लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बदमाशों ने लूट की साजिश को अंजाम दिया। घटना हुआ है कि मेरे पापा शाम को दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे और जैसे ही दुकान से निकले गोढ़िया पुल पे चढ़े, अपराधी ने उनको गोली मार दिया, भाई और पापा को, और जो भी सामान था उसे लूट पाया। लूट की वारदात गोरोल थाना इलाके की है। घायल कारोबारी ने राहगीरों की मदद से पुलिस को फोन किया। घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ बेगूसराय में शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना मुफस्सिल थाना इलाके की है।
पुलिस को हरदिया गांव में अवैध शराब के कारोबार की खबर मिली थी। उत्पाद टीम जैसे ही छापेमारी करने गांव में पहुंची, माफिया के लोगों ने हमला कर दिया। तो क्राइम फ्री होना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी स्टेट को, क्योंकि उसकी तरक्की भी उसी से जुड़ी हुई है। अब यूपी को आप देख लीजिए, वहां पर क्राइम खत्म हुआ है, कम हुआ है, तो इन्वेस्टर्स भी तो आ रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश की सेहत में सुधार दिख रहा है, हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर के अभी भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबियत में सुधार है और अपने सबसे प्यारे बेटे से मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि वाकई उनकी तबियत और बेहतर हो गई होगी। देश भर से कैसे उनके लिए लगातार दुआएं की गई और की जा रही हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। अस्पताल में भर्ती पीएम मोदी की मां हीराबेन की हालत फिलहाल स्थिर है। कल पीएम ने अहमदाबाद जाकर मां का हालचाल लिया था। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। पीएम की मां की तबीयत बिगड़ने की खबर फैलते ही दुआओं का दौर शुरू हो गया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में उनकी दीर्घायु के लिए हवन किया गया। आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और वो देश के लिए सोचते हैं, तो आज उनकी माताजी का सोचना हम सबका फर्ज है, हम देशवासियों का। हम सब मिलकर उनकी माताजी की स्वच्छता के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। दूसरी तरफ वाराणसी में मां हीराबेन के लिए विशेष गंगा आरती की गई। पुजारियों ने उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। तो फिटनेस की सबसे अच्छी बात यही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन, उनके ऊपर अब लोगों की दुआओं का भी असर हो रहा है और डॉक्टरों की दवाइयों का भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनकी फिटनेस। देखिए 100 साल उनकी उम्र है, अभी हाल में उन्होंने बर्थडे भी मनाया था, लेकिन 100 साल की उम्र तक भी इस तरह की फिटनेस वो तभी हो सकती है जब आप रेगुलर वर्कआउट करें। बिल्कुल, फिटनेस मूल मंत्र है और बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां जो हीराबा है उनकी हेल्थ में सुधार आया है। लेकिन एक खतरा और अब सामने आ चुका है, देश के सामने बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में कोविड का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। उसको लेकर के तैयारियां क्या की जा रही हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानिए। चीन के कोरोना हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने इंटरनेशनल यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग का फैसला लिया था, जिसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर 6000 इंटरनेशनल यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 39 लोग कोरोना संक्रमित निकले। सभी लोग कोरोना के नए सब वेरिएंट BF7 से संक्रमित हैं। यात्रियों के संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। भारत में आने वाले 30 से 40 दिनों में कोरोना तेजी से फैल सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2023 की 15 जनवरी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार मृत्यु दर ज्यादा नहीं होगी। अनुमान के मुताबिक अधिकतर मामलों में संक्रमित लोग कोरोना के सब वेरिएंट से इन्फेक्टेड होंगे। हालांकि आने वाले 2 हफ्तों तक कहीं भी मास्क को अनिवार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोरोना के मामलों में कोई तेजी देखने को नहीं मिली है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 188 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से किसी भी कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ देश भर में फिलहाल एक्टिव कोरोना केस की संख्या 3468 के पार पहुंच गई है, लेकिन राष्ट्रीय रिकवरी रेट अभी 98% के पार ही है। वहीं अगर पिछले 24 घंटों में हुए कोरोना टेस्ट की बात करें तो उसका आंकड़ा करीब 1,35,000 के करीब है। भारत में फिलहाल कोरोना मामलों ने तेजी नहीं पकड़ी है, हालात स्थिर बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके केरल से सामने आ रहे कोविड के आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं। जानकारी के मुताबिक दिसंबर महीने में देश भर से आए कोरोना के मामलों में से 38% मामले सिर्फ केरल ही से थे। बता दें कि देश में सबसे अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य केरल कोरोना की हर लहर में सबसे प्रभावित राज्यों में से एक रहा है। चीन में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए दुनिया भर के देशों ने चीन से आने वाली फ्लाइट्स की कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसी बीच इटली में चीन से पहुंची 2 फ्लाइट्स के यात्रियों का जब कोरोना टेस्ट किया गया तो हड़कंप मच गया, क्योंकि इटली पहुंचे इन यात्रियों में से आधे यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित थे, जिसके बाद इटली प्रशासन ने सभी को आइसोलेट कर दिया। हालांकि ये सभी कौन से वेरिएंट से संक्रमित थे, इसका पता अभी नहीं चल सका है। में
अपनों का साथ होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कब मुश्किल वक्त आ जाए, कब आपको उनकी जरूरत पड़ जाए, कब उनके साथ की जरूरत पड़ जाए। और जैसे मैं और दीपिका हर बात शेयर कर लेते हैं आपस में, हमारा मन हल्का हो जाता है। मुझे लगता है दीपिका, हर किसी को अपनी बात ना अपने परिवार से, अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। तुनिशा भी अगर ऐसा करती तो शायद इस तरह का अंजाम नहीं होता। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर, वो आपको इस अपडेट के जरिए दिखा देते हैं। तुनिशा सुसाइड केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आरोपी शीजान पुलिस की जांच में सपोर्ट नहीं कर रहा है। रिमांड कॉपी से पता चला है कि सुसाइड से पहले तुनिशा शीजान से बातचीत की थी। तुनिशा को शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला था, जिसको लेकर वो गुस्से में थी। पुलिस शीजान के मोबाइल से डिलीट चैट रिकवर करने में जुटी है। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि मौत के दिन शीजान और सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बीच 1.5 घंटे बातचीत हुई थी। शीजान ने कई लड़कियों से बातचीत की थी, चैट किया था, और उसके बाद उनमें से एक मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का चैट उसने डिलीट कर दिया था। क्या था उस चैट में, पुलिस इस बात की शिनाख्त करेगी। दूसरी तरफ तुनिशा की मां वनीता शर्मा, मामा पवन शर्मा और ड्राइवर आज पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। तुनिशा के परिजन आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से भी मुलाकात करेंगे। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने तुनिशा की खुदकुशी को हत्या बता दिया है। फिलहाल मुंबई पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जल्द ही कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। तो तुनिशा का जो मौत का सच है वो तो देखिए पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन जो तुनिशा की मां की तरफ से बयान दिया गया है उसमें मुझे लगता है काफी कुछ सामने आ सकता है। आज उनके बयान भी रिकॉर्ड होने हैं, उनके ड्राइवर के, उनकी मां के, उनके अंकल के यानी मामा के, ये सब कुछ आज निकल कर सामने आएगा। लेकिन एक और राज दफन है जामा मस्जिद के अंदर, और वो क्या कुछ है वो दिखा देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू महासभा ने पीएम को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दबी हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने जामा मस्जिद की खुदाई कराकर मूर्तियों को निकलवाने की मांग की है। जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं तो उसको कहता है इसको ऐसा करो कि आप इसको जामा मस्जिद, उसी समय अभी वही हो रहा था, निर्माण हो रहा था, तो वो कहा कि इनके सीढ़ियों में अंदर जमीन में। इस्लामिक मामलों के जानकार मौलाना साजिद रशीदी ने स्वामी चक्रपाणी के दावे को बेबुनियाद बताया और उनके तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर दी। मैं सरकार से ये मांग करता हूं, चक्रपाणी महाराज को तुरंत गिरफ्तार किया जाए नफरत फैलाने के मामले में। वहां इस पूरे विवाद में जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि देश भर के सभी मंदिर मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, किसी को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यार क्या रखा है इस तनाव में, इन राज में। मुझे लगता है मैं जब चांदनी चौक जाती हूँ ना दिल्ली के दीपिका, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सब एक जगह, ऐसा लगता है पूरा मिनी हिंदुस्तान चांदनी चौक में है। और अगर आप बात कर रही हैं पूरे हिंदुस्तान की यानी कि देश की, तो देश में चल क्या रहा है 2 मिनट में आप ये भी देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हाई लेवल बैठक की, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और एनआईए के डीजी भी मौजूद रहे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तंत्र को खत्म करने पर जोर दिया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों की समीक्षा भी की गई। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद ने भारत को गहरे जख्म दिए हैं और भारत का साफ रुख है कि जब तक आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं किया जाए तब तक आराम नहीं किया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 देशों के विदेश दौरे पर हैं। जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर जाएंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूत करने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। इस साल भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए 5 सदस्यीय आयोजन का गठन कर दिया गया है, जिसका कार्यकाल 6 महीने रहेगा। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन किया गया है। ये आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सर्वे करेगा। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है, जिसको देखते हुए सिख समुदाय आज देश भर में प्रभात फेरी निकालेंगे।
प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की खास सजावट की गई है। वहीं यूपी में आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर क्लास 12 तक के जमे पर क्लास 12 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है, नफरत की खाई खोदी जा रही है। भारत की मूल भावना पर लगातार प्रहार हो रहा है, नफरत की खाई देश भर में खोदी जा रही है। लोग महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। खड़गे ने दावा किया कि संविधान खतरे में है। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। हेट स्पीच से सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा। ए.के. एंटनी ने कहा कि हम मोदी को तभी हरा सकते हैं जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी एक साथ आएं। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के लिए भारत के लोग भारतीय नहीं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हैं, हिंदू और मुस्लिम हैं। सुबह सुबह ना सिर्फ एक्सरसाइज करना जरूरी है बल्कि खबरों से अपडेटेड रहना भी जरूरी है। ना सिर्फ अपने देश में क्या चल रहा है बल्कि दीपिका विदेशों में भी क्या चल रहा है ये भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। फिलीपींस से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर ये कि वहां भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। जहां फिलीपींस में लगातार बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, 32 अब तादाद हो गई है, जबकि 24 लोग बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर लापता है, उनकी तलाश जारी है। फिलीपींस के मौसम विभाग ने बाढ़ और बारिश से लैंडस्लाइड की आशंका भी जाहिर की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए वहां के हालात किस तरीके के हैं। जहां मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, 32 हो चली है, 24 लोग लापता है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हमारी तरह अगर आपको रहना है तो आप लोग भी उठिए और एक्सरसाइज करिए, क्योंकि सो करके ब्लैंकेट के अंदर तो सेहत डेफिनेटली नहीं बनने वाली है। स्पोर्ट्स की जगत में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स दुनिया में क्या हो रहा है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं कितना फिटनेस का ख्याल वो लोग रखते हैं। आप भी देखिए। 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत अपनी दावेदारी पेश करने जा रहा है। दरअसल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक 2036 तक भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है और इसे पूरा करने के लिए वो IOC यानी इंडियन ओलंपिक कमेटी को एक रोड मैप भी सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मेजबानी के लिए IOA की बोली का समर्थन करेगी और अहमदाबाद को होस्ट सिटी के तौर पर पेश करेगी। भारत इस साल अलग अलग खेलों के 4 बड़े टूर्नामेंट्स और एक एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। जनवरी में हॉकी वर्ल्ड कप, मार्च में विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग, अगस्त में शूटिंग वर्ल्ड कप और अक्टूबर नवंबर में ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इसके साथ ही मार्च अप्रैल के दौरान इंडिया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा, जिसमें 36 से ज्यादा देशों के रेसलर हिस्सा लेंगे। साउथ अफ्रीका में अगले साल होने वाले ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान और ओपनर स्मृति मंधाना उप कप्तान हैं। इसी के साथ टीम में इंजर्ड पूजा वस्त्राकर की भी वापसी हुई है। वहीं स्नेह राणा समेत 3 प्लेयर्स को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है। भारत का पहला मैच 12 फरवरी को केप टाउन में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। बता दें कि वर्ल्ड कप की शुरुआत 10 फरवरी 2023 से होगी। BCCI साल 2023 से पहले पहली बार महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन करने जा रहा है। इससे पहले 2018 से अब तक विमेन IPL के नाम पर चैलेंजर्स ट्रॉफी का आयोजन जरूर किया जाता था, लेकिन इसमें 4 ही मैच होते थे और खिलाड़ियों को ज्यादा मौके नहीं मिल पाते थे। लेकिन इस बार विमेंस IPL में 5 टीमें होंगी। टूर्नामेंट 5 से 26 मार्च तक खेला जाएगा, जिसमें करीब 25 मैच होंगे। पाकिस्तान के कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्री एंट्री का ऐलान किया है। दरअसल PCB ने ये फैसला मजबूरी में लिया है, क्योंकि अब पाकिस्तानी जनता क्रिकेट मैच से दूर होती जा रही है और मैच देखने के लिए नहीं आ रही है। स्टेडियम करीब 90% तक खाली पड़े हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी तरह जनता को स्टेडियम तक लाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। तो
कितनी खुशी होती है, क्योंकि खेल जगत में देखिए इंडिया किस तरीके से इतिहास रचने की तैयारी में, लेकिन हमारे दिल्ली की पॉलिटिक्स, वहाँ एक अलग ही खेल चल रहा है। मेयर के चुनाव को लेकर इतनी दिमागी जद्दोजहद मुझे पहले कभी याद नहीं आती, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ खेल है मेयर इलेक्शन को लेकर, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए खींचतान जारी है। अपना मेयर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रस्साकशी चल रही है। मेयर पद के लिए 250 निगम पार्षद, 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसदों के अलावा 14 विधायक, 105 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद और 1 विधायक हैं। इस तरीके से आप पार्टी ने अपना मेयर का उम्मीदवार उतारा है, वो बिल्कुल ही न्यू कमर है और उसको मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस वहां पे निगम चलाने का है। और आज 3 महीने के लिए जो ये मेयर बनने वाले हैं, 3 महीने तो उनको सोचने और समझने में निकल जाएगा। मेयर के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। जिसे भी 138 वोट मिलेंगे वो मेयर चुना जाएगा। ऑपरेशन लोटस, जिसमें दूसरी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को खरीदकर ये एक अनैतिक सरकार बनाने की कोशिश हमेशा जारी रखते हैं। एमसीडी में जिसका मेयर होगा वो दिल्ली का राजा कहलाएगा, क्योंकि 2 करोड़ दिल्ली वालों की हर छोटी छोटी जरूरत का हिसाब किताब एमसीडी के पास ही है। दीपिका, मेयर कोई भी बने, मगर दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़, यमुना में गंदगी, जिसको लेकर के इन लोगों ने सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स की थी दोनों ही पार्टियों ने, वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, कूड़ा खत्म होना चाहिए। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। एंटरटेनमेंट જોઈને, मनोरंजन જોઈને तनाव વધારે છે, એટલે खुश रहो, मनोरंजन की खबरें देखो, और तब तक 2 मिनट में हम एक्सरसाइज करते हैं। रंग दे बसंती फेम एक्टर सिद्धार्थ एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं, और इस बार वजह उनकी सीआरपीएफ जवानों को लेकर टिप्पणी है। दरअसल सिद्धार्थ ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी अपलोड की, जहां उन्होंने लिखा कि मदुरै एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ ने उनके माता पिता के साथ बदसलूकी की। उन्हें 20 मिनट तक परेशान किया गया। बार बार बोलने पर भी जवान हिंदी में बात करते रहे, और विरोध करने पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने उनके माता पिता से कहा कि ये इंडिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। शाहरुख और दीपिका के गाने बेशरम रंग पर लोग जमकर रील्स बना रहे हैं, और अब इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए सोशल मीडिया स्टार किली पॉल की बहन नीमा ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दीपिका के डांस स्टेप्स को कॉपी करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही किली वीडियो में दूर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। निमी पॉल और किली पॉल के इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि आपने तो डांस दीपिका पादुकोण से भी अच्छा किया है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता किसी के भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन 1980 के दशक का एक टाइम ऐसा भी था जब फिल्म सेट पर एक डायरेक्टर ने उनकी खूब बेइज्जती की थी, यहाँ तक कि उन्हें गाली तक दे दी थी। इस पूरे वाकये का खुलासा एक्ट्रेस ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने बताया कि एक फिल्म में उनके कुछ 2 से 3 डायलॉग्स थे। जब वो डायलॉग कट जाने के बाद भी डायरेक्टर से सवाल करने गई तो उसने उनके साथ काफी गाली गलौज की। हाल ही में अपनी फिल्म गोविंदा नाम मेरा का प्रमोशन करने कपिल शर्मा शो पर पहुंचे विक्की कौशल ने अपनी जूता चुराई का एक मजेदार किस्सा सुनाया। विक्की ने बताया कि उन्हें जूता चुराई रस्म में कोई नेक नहीं देना पड़ा, क्योंकि उनकी पत्नी कटरीना ने फोटो खिंचवाने के चक्कर में बहनों की क्लास लगा दी, और कटरीना के गुस्से की वजह से उनकी बहनों को जूते फ्री में ही लौटाने पड़े। सुपरस्टार अजय देवगन ने साल 2022 में पहली ओटीटी सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस में काम किया था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस सीरीज के लिए अजय देवगन ने इतनी मोटी रकम वसूली थी कि उन्होंने इस रेस में ओटीटी के सुपरस्टार्स माने जाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी को काफी पीछे छोड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक अजय ने इस सीरीज के लिए 125 करोड़ रुपए की मोटी रकम वसूली थी। तो एंटरटेनमेंट की खबरें देख करके बहुत रिलैक्स सा फील होता है, लेकिन रिलैक्स सा फील करने का वक्त अब अमेरिका के लोगों के लिए भी न्यू ईयर से पहले नजर आ रहा है, क्योंकि आर्कटिक बर्स्ट भी अब थम गया है। न्यूयॉर्क में भी आने के लोग अब नए साल का जश्न मना पाएंगे। और दीपिका देखो, दिल्ली में भी मुझे लग रहा है सर्दी थोड़ी कम है, फॉग कम है, और न्यूयॉर्क में भी कैसे मनेगा जश्न, क्योंकि बर्फ की परेशानी अब दूर होती नजर आ रही है। अमेरिका में भारी बर्फबारी लोगों की मुसीबत का सबब बन चुकी है। हर दिन सामने आ रही तस्वीरें जम चुके अमेरिका की बर्बादी की गवाही दे रही हैं। आज आपको बर्फीले अटैक की सबसे पहली तस्वीर न्यूयॉर्क से दिखाएंगे, जहां सड़कों पर कई फीट ऊंची बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। घरों की छतें सफेद रंग की बर्फीली चादर से ढकी हुई हैं। कुछ घरों के आगे तो इतनी ऊंची बर्फ जम चुकी है कि उनकी मेन एंट्रेंस ही ब्लॉक हो गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है
कि बर्फीले तूफान के बाद न्यूयॉर्क पुलिस सड़कों पर फंसे वाहनों को रेस्क्यू कर रही है। सड़कों के बीचों बीच फंसी गाड़ियों को उठाकर साइड में रख रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में बुलडोजर की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यातायात को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन चालू किया जा सके। बता दें कि न्यूयॉर्क में आए तूफान में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। तो दीपिका, बर्फ के जो हालात है अब तो बेहतर हुए, लेकिन बफेलो के जो पुराने बर्फबारी के वीडियोस है ना, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, और सड़कें देखिए हर तरफ बर्फ से भर चुकी थी। 10-10 फीट आप सोचिए कि बर्फ वहां पर बढ़ चुकी थी, तो लोगों के लिए चलना फिरना कितना मुश्किल भरा होगा। लेकिन ऐसे ही कुछ और खबरें, कुछ और तस्वीरें हैं देश और दुनिया में क्या क्या चल रहा है, वायरल सेगमेंट में आपको जरूर देखना चाहिए। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो यूपी के प्रयागराज से आया है। रील बनाने के चक्कर में इस शख्स ने अपनी जिंदगी जोखिम में डाल दी। वीडियो में देखिए, ये शख्स रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक के खंभे पर चढ़ जाता है, लेकिन अगले ही पल हाई टेंशन वायर से करंट लगने से ये शख्स जमीन पर आ गिरता है और धू-धू कर इसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें घराती या बाराती नहीं बल्कि खुद दुल्हन जमकर रौनक लगाती नजर आई। गहने जेवर और लाल जोड़े में दमकती दुल्हन केरल का पारंपरिक वाद्य यंत्र चेंडा बजाती हुई दिख रही हैं। दुल्हन के साथ कई आर्टिस्ट भी हैं। केरल की शादियों में पारंपरिक वाद्य यंत्र चेंडा बजना आम है, लेकिन दुल्हन का खुद अपनी ही शादी में चेंडा बजाने का वीडियो पहली बार सामने आया है। हर कोई अपनी अपनी पसंद के गानों पर जमकर थिरकता है। दुल्हा दुल्हन के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस रोमांटिक पोज में वो दोनों फोटो सेशन करने वाले थे, लेकिन अगले ही पल एक अजीब हादसा हो गया। पोज के दौरान दुल्हन को लेकर एक गोल चक्कर लगाते ही दूल्हे का बैलेंस बिगड़ा और वो दुल्हन को लिए जमीन पर धड़ाम हो गया। एक कपल वेडिंग फोटोशूट करा रहा है। दुल्हन ने पारंपरिक सफेद रंग का गाउन पहन रखा है और लड़का भी सूट बूट में तैयार नजर आ रहा है। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर फोटोशूट करवाने लगते हैं, वैसे ही वहां एक बंदर अपने बच्चे के साथ आ जाता है। ये बंदर इनके इस फोटोशूट का अनजाने में हिस्सा बन जाता है। वीडियो में एक कार पार्किंग का बड़ा एरिया नजर आ रहा है। उसमें 2-3 कारें खड़ी दिख रही हैं। उसी पार्किंग में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक छोटा हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। अचानक पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर वो अपनी जगह से पहले तो उड़ता नहीं और फिर जब उठ जाता है तो आसपास ही मंडराने लगता है। कुछ ही पल में हेलीकॉप्टर टेढ़ा होकर जमीन की तरफ गिर जाता है। तो इस सुपरहिट से बुलेटिन में हमने आपको देश, दुनिया, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर दिखा दी। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन कल फिर 6:50 पर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में हम दोनों आपके साथ होंगे।